फिर से स्वागत है आप लोग को सेकेंड सेशन में। पिछले सेशन के दौरान हम लोगों ने कुछ होमवर्क दिए थे, जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, कुल 4 प्रश्न थे और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना था, इस चारों प्रश्न को। तो अब हम लोग इस सेशन में देखते हैं कि किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो वही पुराने सेशन के अकॉर्डिंगली हम लोग फिर से यहाँ पे देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे 24 और 4। तो यहाँ पे इन दोनों में जो बड़ी संख्या है वो 24 है और छोटी संख्या 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 24 जो है वो 4 से बड़ी है। हम लोग क्या करते हैं कि डिवीजन के अकॉर्डिंग है ना, 24 को भाग देंगे हम लोग किससे, 4 से, 24। यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 24 को 4 गुना 6 जो शेषफल हमारा होता है, तो शेषफल हमारे यहाँ क्या है, 0। हम लोगों ने इस प्रमेय में क्या देखा था कि हम लोग को भाग उस समय तक देना है जब तक 0 न आए। यहाँ पर तो हमारा पहला वाले भाग देने पे क्या आ गया, 0 आया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो भाजक हमारा है यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं HCF इसका, इन दोनों संख्याओं का, 24 का और 4 का, क्या हो जाएगा, 4। अब इसको हम लोग देखते हैं 124 और 24, इस दोनों का HCF को उसको निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे भाग देंगे। एक तो 24, इससे भाग देना है 24। भाग किससे देते हैं, 5 से देते हैं यहाँ पे, है ना। कितना हो गया, 120। क्या बच गया हमारे पास यहाँ पे, 4। अगला प्रोसेस क्या करेंगे कि अब 24 को, ये जो संख्या है 24, इसको भाग देंगे किस संख्या से, जो शेषफल बची हुई है। यहाँ पे क्या है, 4 6 कितना बच गया हमारा, 16। तो कितना स्टेप में ये होगा, तो ये मेरा पहला स्टेप और ये हमारा दूसरा स्टेप, 2 स्टेप में हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 1 2 4। 124 को क्या लिख सकते हैं, 24 गुना 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 × 5 प्लस शेषफल कितना है हमारे यहाँ पे, 4। तो यहाँ पे हम शेषफल क्या लिखते हैं, 4। तो क्या ये 24 हमारा इस दोनों संख्याओं का HCF होगा, तो कदापि नहीं। क्यों नहीं हो रहा है HCF, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 नहीं है, यहाँ पे हमारा 0 नहीं आया है। जब ये हमारा 0 आ जाएगा तभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये संख्या जो है वो HCF है। तब इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग का फिर जो दूसरा प्रोसेस, दूसरा स्टेप, ये हम लोग को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो 24 है ना, ये अब क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये जो भाजक था ये यहाँ पे भाज्य बन जाएगा। तो 24 को क्या लिखेंगे, 4 × 6 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा जाएगा 4 × 6 प्लस 0। यहाँ पे पहला स्टेप में 0 नहीं आया, लेकिन दूसरा स्टेप में क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। तो 0 आ गया, तो ये जो हमारा भाजक है ये क्या हो जाएगा हमारा HCF, और यही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं HCF ऑफ 124 और 24 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। इसका HCF क्या हो गया हमारा, 4। अब यहाँ पे भी देखना है 148 और 124। जो तीसरा प्रश्न है इसमें 2 संख्याएं दिया हुआ है, 124 और 148। इसका HCF हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। इसको भाग देंगे तो 148, यहाँ पे बड़ा संख्या कौन है, 148, इससे भाग देना है 124 से। तो 148 भाग किसे देंगे, 124, 2 बार से देंगे, 4 2 8, 2 2 4। पहला स्टेप में ही हमारा क्या आ गया,
शेषफल 0 आ गया। तो जब शेषफल 0 आ गया तो इसका जो भाजक है यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो 148 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 148 बराबर क्या होगा, 124 इंटू 2, 124 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पे तो पहला स्टेप में ही हमारा 0 आ गया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 124। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एचसीएफ 148 और 124, एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 124। अब हमारे पास चौथा प्रश्न है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। इसमें दो संख्याएं दी हुई है, पहला संख्या क्या है 272 और दूसरा क्या है 148। अब इसको भी हम लोग इस जो प्रमेय है उसके अनुसार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो बड़ी संख्या है उससे, दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको भाग देंगे किससे, ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या क्या है हमारे यहाँ पे 148। यहाँ पे भाग क्या होगा, एक बार से आएगा, तो यहाँ पे एक बार से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 148। अब इस दोनों को घटाते हैं, 12 में से 8 गया तो 4, 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे 1 में से 2 में से गया तो 1, 124। शेषफल क्या हुआ हमारा 124, 0 नहीं आया, मतलब इसको फिर से भागा देना, इसमें और भी स्टेप होगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, अब जो हमारा ये भाजक था ये हमारा भाज्य बन जाएगा, और जो शेषफल था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाजक। तो 124 और 148 भाग दे रहे हैं, 2 बार से हो जाएगा 1, 2 बार से कितना हो जाएगा 148। 148 है और यहाँ पे क्या है 124। यहाँ पे भाग जो देंगे एक बार से देंगे, एक बार से देंगे तो क्या हो जाएगा 124। इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या होगा, 8 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 4, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारा पहला स्टेप हुआ, ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। पहले हम लोग जो कर रहे थे वो पहला स्टेप में ही 0 आ जा रहा था शेषफल, या नहीं तो दूसरा स्टेप में हमारा 0 आ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप में भी 0 नहीं आया शेषफल, दूसरा स्टेप में भी हमारा 0 नहीं आया। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग को तीसरा स्टेप करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप में हमारा जो भाजक बनेगा वो कौन सा बनेगा 24, और भाज्य क्या बनेगा 124। तो तीसरा स्टेप हम लोग फिर से भाग देते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे 124 को किससे भागा देंगे, यहाँ पे 24 से, ठीक है। कितना से यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे हम लोग 5 से दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 120। कितना शेष बच रहा है यहाँ पे 4। तीसरा स्टेप में भी हमारा 0 शेषफल नहीं आया। फिर क्या करते हैं, चौथा स्टेप में जाते हैं। चौथा स्टेप में क्या करना होगा, हम लोग को यहाँ पे जो भाजक बनेगा वो 4 बनेगा और भाज्य क्या हो जाएगा 24। तो चौथा स्टेप जो है हमारा वो क्या हो जाएगा 24, और इसको किससे भाग देने जा रहे हैं हम लोग 4 से। अच्छा 24, यहाँ पे शेषफल क्या हो गया 0। तो इस दौरान हम लोग ये किए कि यहाँ पे 0 कब आया, तो चौथा स्टेप में आया। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। पहले जो हम लोग तीनों प्रश्नों को सॉल्व किए थे उसको सॉल्व करने के दौरान हम लोग देखे कि किसी में 2 प्रश्न में पहला स्टेप में ही 0 आ गया, वही हमारा एचसीएफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसमें देखिए कि 2 स्टेप के बाद 0 आया, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे कि कुल कितना स्टेप करना पड़ेगा डिवाइड, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा 0 आया, तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा ये होगा। तो इसको हम लोग लिखे इस प्रकार से, उस प्रमेय के अकॉर्डिंगली, है ना, उस प्रमेय के अनुसार हम लोग को लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 272 बराबर, पहला स्टेप हमारा क्या था, ये था, ये क्या है 148 गुना 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 148 इंटू 1, और शेषफल हमारा कितना दिख रहा है वहां पे 124 प्लस क्या हो जाएगा
124। दूसरा स्टेप क्या है? 124। 124 है यहाँ पे, सॉरी, ये दूसरा स्टेप जो है 148 है। ये जो है हमारा, ये भाजक क्या यहाँ पे बन जाएगा? भाज्य। तो 148 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 124 इंटू 1, यहाँ पे जाएगा 124 इंटू 1। और शेषफल हमारा क्या था वहां पे? तो शेषफल ये है हमारा यहाँ पे 24। तो यहाँ पे शेषफल क्या लिखेंगे? प्लस 24। तीसरा स्टेप हम लोग फिर देख रहे हैं। तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पे? ये। तो तीसरा स्टेप हम लोग यहाँ से लिखेंगे। अब ये 124, ये जो भाजक था ये हमारा भाज्य बनेगा। तो ये 124 बराबर क्या लिखेंगे वहां से देख के फिर से उसी तरह से 24 इंटू 5। 24 इंटू 5 और शेषफल वहां पे क्या दिख रहा है? तो शेषफल कितना है? 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 4। अगला फिर स्टेप हम लोग को करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे 0 नहीं मिला। जिस समय 0 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो भाजक होगा वही हमारा HCF होगा। तो अगला लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेप हम लोग चल रहे हैं। ये 24, यहाँ पे लिखते हैं 24 बराबर क्या होगा? तो 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहाँ पे हमारा 0 आ गया। पहला स्टेप में नहीं आएगा 0, दूसरा स्टेप में भी नहीं आया, तीसरा स्टेप में भी नहीं आया, लेकिन चौथा स्टेप में हम लोग 0 को प्राप्त कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारा HCF क्या होगा? जो हमारा यहाँ पे भाजक था। तो HCF हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि HCF और 272 और 148, इस दोनों का HCF क्या हो जाएगा? तो ये जो संख्या है हमारा 4, ये हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये समझ में आ गया ये चारों प्रश्न। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि थोड़ा सा एक कंफ्यूजन हो जाता है कि जनरली हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये दोनों इतना अंतर्निहित है, मतलब इतना ज्यादा इन लोग में क्लोजनेस है कि बहुत सारे लोग इसको एक ही मान लेते हैं और संभवतः ये एक ही है। अब हम लोग इसका अनुप्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा एक कंफ्यूजन किसी में हो जाता है कि एल्गोरिथम और लेमा में क्या अंतर हो जाता है। तो एल्गोरिथम जो होता है ना, वो क्या होता है कि एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, यह एक सुपरिभाषित श्रृंखला जो किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए प्रदान की जाती है। मतलब इस स्टेप, वेल डिफाइंड स्टेप विच हेल्प टू सॉल्व ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम, इसको एल्गोरिथम कहते हैं। जैसे कि हम लोग को अगर चाय बनाना होता है ना, तो चाय बनाने के लिए पहले हम लोग दूध को गर्म करते हैं, उसके बाद चीनी देते हैं, चाय पत्ती देते हैं, स्वाद बढ़ाना तो उसमें हो सकता है अदरक दे दे, है ना, इलायची दे दे। तो ये क्या करते हैं कि चाय बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले गैस को गर्म किए, उसके बाद दूध, पहले गैस को हम लोग क्या किए, ऑन किए, उसके बाद हम लोग दूध को गर्म किए। तो ये पहला प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, तीसरा चीनी डाल रहे हैं, चौथा चाय पत्ती डाल रहे हैं, पांचवा अदरक डाल रहे हैं, तब जाके चाय हम लोग का बन रहा है। तो यही चीज हो गया एल्गोरिथम, मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो होता है इसी को एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग एल्गोरिथम कहते हैं। और प्रायमिता क्या होता है कि वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, मतलब एक इस पहले से स्टेटमेंट जो होता है, जो पहले से प्रूफ होता है, उसको किसी अनदर स्टेटमेंट को, किसी अन्य को सिद्ध करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं हम लोग लेमा, या उसको हम लोग कहते हैं प्रायमिता। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इस जो प्रमेय को हम लोग पढ़े अभी, तो इसके बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। तो जिसमें से कुछ अनुप्रयोग को मैं यहाँ पे बोर्ड पे प्रदर्शित कर रहा हूँ, आप लोग भी इसे ध्यान से देखें। तो जैसा कि यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, पहला जो प्रयोग है वो क्या है कि ये प्रश्न है इस प्रकार से कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम 2q+1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। वैसे तो ये जो प्रमेय है ये हम लोग यहाँ धनात्मक पूर्णांक लिख रहे हैं, लेकिन ये सभी पूर्णांकों के लिए सही, सभी पूर्णांकों के लिए सिर्फ b को 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
जीरो को छोड़ के। बाकी ये सभी पूर्णांकों के लिए वैलिड है, लेकिन हम लोग सारे पूर्णांकों के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग को कौन सा पूर्णांक के बारे में यहाँ डिस्कस करना है, तो सिर्फ और सिर्फ धनात्मक पूर्णांक के बारे में, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में। नेगेटिव इंटीजर्स ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन ये जो लिखा गया थ्योरम, ये जो प्रमेय है ना, ये नेगेटिव के लिए भी है, ये ऋणात्मक पूर्णांक के लिए भी है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ भी फिलहाल सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन जानकारी के लिए हम लोग रख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखना है, इसको प्रूफ करना है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और बी हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मानते हैं। यहाँ पे बी हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे 2q दिया हुआ है ना, यहाँ पे क्या है 2q + 1 है, तो हम लोग की कोशिश यही रहेगा कि बी का जो चयन होता है ना, वो किस प्रकार से करेंगे, तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंगली करेंगे, कोशिश यही रहेगी, ताकि हम लोग को बनाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहला इसको बनाते हैं हम लोग। इसको करना क्या है, तो इसके लिए हम लोग लिख लेंगे क्या कि मान लिया a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से लिखते हैं, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसको हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। अब b का चयन हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो b बराबर हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यहाँ पे 2। b क्या माने हम लोग 2। तो अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अब इस प्रमेय से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, a क्या है, a को क्या लिख सकते हैं, a क्या होता है b q प्लस r, यही होता है हमारा। और r के लिए हम लोग कंडीशन डालते हैं, कंडीशन यहां पे क्या होगा r, तो r जो होता है वो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, तो ये तो हमेशा सही होगा इस प्रकार से। और r जो होगा वो हमेशा b से छोटा होगा, देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे b का चयन तो कर लिए, b बराबर क्या मान के चले हम लोग 2, तो यहाँ पे a बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2q प्लस यहाँ पे r, यार लिखते हैं। अब r का मान क्या क्या हो सकता है, r का मान हम लोग यहां से पता करते हैं क्या हो सकता है, तो r का मान हो सकता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0, ये r और यहाँ पे 2। अब देखते हैं यहाँ तो r का मान 0 हो सकता है, बहुत अच्छा, तो r का मान यहाँ पे क्या कर देते हैं 0। फिर क्या हो सकता है r का मान 1, r जो है वो 0 और 2 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 को लेकर, तो पहला तो r का मान हो जाएगा 0, उसके बाद क्या हो जाएगा 1। लेकिन क्या 2 हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग थ्योरम से ही पहले पढ़े हैं कि b जो होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा या r जो होगा वो b से छोटा होगा, तो यहाँ पे 2 नहीं हो सकता है। तो r का 2 ही मान होगा, पहला 0 और दूसरा 1। तो अगर पहला हम कंडीशन को लेके चलते हैं, 2 केस है, तो प्रथम केस को देखते हैं हम लोग, फर्स्ट केस है ना, यहाँ पे लोग लिख सकते हैं केस 1। पहला केस क्या है, जब r का मान 0, तो जब r का मान 0 होगा तो क्या लिख सकते हैं, तो r का मान 0 होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकेंगे, a बराबर 2q प्लस 0, और 2q प्लस 0 क्या हो जाएगा हमारा, इसको क्या लिखेंगे 2q, और
दूसरा केस 2, दूसरा जो केस है, जब r का मान क्या हो जाएगा a, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, a बराबर 2q प्लस 1 ये होगा। अब यहां पे हम लोग देखते हैं 2q, अगर किसी भी संख्या में 2 से गुना कर देंगे तो वो संख्या हमेशा सम होगी, तो यही यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको कौन सी संख्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा सम संख्या। यहाँ पे सम क्या हो जाएगा, संख्या के जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पे पूर्णांक, ये हो जाएगा हमारा सम पूर्णांक। और किसी भी सम संख्या में अगर हम लोग 1 जोड़ देते हैं, जैसे 2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3 कैसी संख्या है तो विषम। 10 कैसी संख्या है सम, इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 11 कैसी संख्या है विषम। तो उसी प्रकार से 2q ये सम संख्या है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम संख्या, ये हमारा हो गया विषम संख्या। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमारा यह था कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q का रूप होता है और प्रत्येक जो विषम संख्या है वो 2q प्लस 1 का रूप होता है। तो इसके लिए हम लोग इस थ्योरम को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या किए, ये हम लोग पढ़े इक्वल टू bq प्लस r, और यहाँ पे b का मान जो है वो हम लोग 2 ले लिए। वो हम लोग कैसे लिए, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ था, इस कारण से हम लोग यहाँ पे b का मान 2 लिए। तो 2 लेने के बाद हमारा ये आ गया, b की जगह 2 पुट कर दिए, तो a इक्वल टू क्या हो गया 2q प्लस r, और r का जो मान होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो r का मान यहाँ पे सिर्फ 2 ही हो सकता है, इसी को हम लोग इस लैंग्वेज में लिख दिए, इस भाषा में r इक्वल टू क्या हो गया 0 और 1। तो इसमें 2 केस बना, पहला जब r का मान 0 होगा और दूसरा केस होगा जब r का मान 1 होगा। जब r का मान 0 होगा तो इसमें हम लोग बैठा देंगे, तो 2q प्लस 0, तो 2q प्लस 0 क्या हो जाएगा 2q, और 2q कैसा पूर्णांक है तो सम पूर्णांक है, और ये कैसा है तो 2 जब r का मान 1 बनेगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, तो ये कैसा हो जाएगा विषम पूर्णांक या विषम संख्या, ये लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा। इसके बाद इसका दूसरा अनुप्रयोग, इसमें और 4-5 अनुप्रयोग है, हम लोग इसमें दूसरा अनुप्रयोग करते हैं। दूसरा अनुप्रयोग है हमारा कि उसमें भी दर्शाना है कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, इसको निकाल सकते हैं। यहां पे हम लोग क्या कर देते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 4q प्लस 1, वो 4q प्लस 1 के रूप में प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये धनात्मक विषम पूर्णांक है। यहाँ पे हम लोग को b का चयन करना है, तो जैसे कि पहले प्रश्न में हम लोग b का चयन कैसे किए थे, तो प्रश्न को देख के यहाँ पर भी हम लोग को b का जो चयन करना है तो कैसे करना है, तो यहाँ पे क्या होगा b का मान, तो यहाँ पे क्या है 4q प्लस 1, यहाँ पे क्या है 4q प्लस 3, तो b का चयन किस प्रकार से होगा, तो इसको देख के प्रश्न को देख के
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, b का मान क्या हो जाएगा 4। अब हम लोग फिर से यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर से अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, शॉर्ट में लिख दे रहे यूडीए, जो पहले प्रश्न था वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इससे क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से लिखते हैं बी क्यू प्लस आर, और r का जो कंडीशन है वो क्या होगा इस प्रश्न से कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और ये छोटा किससे हो जाएगा, तो 4 से, जहां पे q और r यहाँ पे लिख सकते हैं q एवं r, ये कैसा है, तो ये लिख सकते हैं पूर्ण संख्या है। अब यहाँ पे r का जो मान है, इस स्टेटमेंट को हम लोग नीचे की ओर किस प्रकार से लिखेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं a बराबर b का मान कितना लिए 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4q प्लस r, और r का जो मान होगा वहां पे हम लोग r का मान क्या हो सकता है, इसको देख के r का मान जो होगा वो 0 होगा पहला, दूसरा क्या होगा 1, तीसरा 2, उसके बाद 3, 4 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमेशा 4 से छोटा होगा, तो r का मान 0, 1, 2, 3, यहाँ पे टोटल कितना केस अरेंज हुआ 4 केस। तो सबसे पहले हम लोग पहला केस को लेके चलेंगे, उसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सबसे पहले हम लोग केस 1 इस पे विचार करते हैं। केस 1 हमारा क्या है, जब r का मान क्या हो जाए 0, तो जब r का मान 0 हो जाएगा तो a बराबर क्या लिखेंगे, a बराबर 4q प्लस 0, और यही हमारा क्या हो जाएगा 4q, और 4q तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना 2q, दोनों में 4 होता है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 यहाँ पे m, और ये पहले ही जैसे प्रश्न बताए थे कि 2m किस रूप का होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सम संख्या होता है, या हम लोग लिख सकते हैं सम पूर्णांक, ये हो गया, जहां पे m जो है वो एक पूर्णांक है। फिर दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरा केस क्या है, यहाँ पे r का मान क्या होगा 1, तो r का मान 1 लेके चल रहे हैं, तो 1 लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर 4q प्लस 1, और 4q प्लस 1 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2q प्लस 1, और ये हमारा हो सकता है 2m प्लस 1, a बराबर, या हम लोग को तो वो दिखाना ना 4q प्लस 1, उसको रहने देते हैं, ये एक हो जाएगा। सेकेंड केस हो गया 4q प्लस 1। तीसरा केस चल रहा है, तीसरा केस केस 3। तीसरा केस में क्या है, r का मान कितना है, r का मान 2, तो 2 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 2, इस प्रकार से। और इसमें से हम लोग ओवेरिस्ट क्या है, कॉमन क्या आ रहा है, तो 2, तो यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2q प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n, जहाँ यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ 2q प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा n, तो ये जो हो गया 2n, और यहाँ पे क्या हो गया था 4q प्लस n, अब यहाँ पे क्या आ गया था 2n। अब एक लास्ट स्टेप है जिसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे केस 4, चौथा केस। यहाँ पे क्या हो जाएगा, r का जो मान है वो हमारा क्या होगा 3, r का मान 3, तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a इक्वल टू क्या होगा 4q प्लस 3। तो हमारे पास 4 केस आए, तो 4 केस में देखिए कि जो पहला केस था यहाँ पे 2 है,
तो 2m ये कैसा हो गया, सम पूर्णांक। ये भी जो हमारा था 2n ये भी क्या हो गया था, सम पूर्णांक। तो इसमें 4 केस में हमारा 2 केस जो आ गया वो सम पूर्णांक आ गया। बाकी जो 2 बचा हुआ केस था 4 क्यूब प्लस 1 और ये 4 क्यूब प्लस 3, ये दोनों क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक। तो यहाँ पे उपरोक्त विवरणी से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसमें से जो 2 केस हमारा आया है वो विषम पूर्णांक का है। ठीक है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं उपरोक्त विवरणी या दर्शाते हैं कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3 के रूप में व्यक्त हो सकते हैं। ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग देखते हैं, इस पे भी आगे भी है 2 अनुप्रयोग और। तो अभी हम लोग 2 प्रश्न बनाए, ये यूक्लिड विभाजन परिमा के आधार पे 2 प्रश्न लोग सॉल्व किए, 2 अनुप्रयोग किए, दोनों को बताएं। तीसरा जो प्रश्न है वो आप लोग के लिए, इसमें करना क्या है, ये आप लोग का होमवर्क भी होगा। इसमें करना क्या है, इस प्रश्न को ये आप लोग को होमवर्क के रूप में हम लोग यहाँ पे मैं देता हूँ। ये होमवर्क आपका क्या है, इसमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां पे q एक पूर्णांक है। इसको आप लोग को होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे बस वैसे ही करेंगे जैसे पहले 2 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए। करना क्या होगा कि मान लिए कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और वहां पे b का चयन कैसे होगा, b का चयन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6q प्लस 1 के रूप में है ना, तो b का चयन हम लोग क्या करेंगे 6 के रूप में कर सकते हैं और उसको हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। ये अलग अनुप्रयोग है। यह आपका प्रश्नावली 1.1 का जो चौथा प्रश्न है उस पे हम लोग, इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, इस प्रश्न में ये दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रेरिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर करना, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग मान लेंगे कि x एक, यहाँ पे आपके बुक में भी हिंट दिया हुआ है ना, 3 लाइन लिखा हुआ है, उसमें हिंट दिया हुआ है। उस हिंट में ये लिखा हुआ है, मान लिया कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है और यहाँ पे हम लोग को b का चयन कैसे करना होगा, तो b का मान हम लोग यहाँ क्या रखना होगा 3, यहाँ पे दिख रहा है ना 3m है और 3m प्लस 1 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से, मान लिया कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लोग लिखते हैं माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, अब हम लोग को चयन करना है a का, b का, तो b का चयन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 3। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, b के बराबर क्या मान लेते हैं a। तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर हम लोग लिखते हैं bq प्लस r, और r के लिए हम लोग कंडीशन लगा देते हैं वही
होगा, और छोटा किससे होगा, तो छोटा हमेशा 3 से होता है ना। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 3q प्लस r, और इस जगह पे हम लिख सकते हैं b के जगह पे 3। तो r का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, r बराबर क्या क्या हो सकता है, एक पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 1, तीसरा 2, 3 नहीं। तो यहाँ पे हमारा 3 केस है। तो बस इसी 3 केस को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो ये a बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर तो 3q प्लस 0, और दूसरा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और क्या हो जाएगा 3q प्लस 2, यही होगा ये चीज। और इसको हम लोग लिख सकते हैं a का मान हो जाएगा 3q या 3q प्लस 1, और यहाँ पे 3q प्लस 2, ये आया। अब यहाँ पे क्या करना है कि तीनों केस को हम लोग को अलग अलग से सबका वर्ग करना पड़ेगा, सभी का। तो सभी का वर्ग करेंगे। तो जो पहला केस है, तो पहला केस है हमारा 3q, दूसरा केस आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1, और तीसरा केस है 3q प्लस 2। इस तीनों को हम लोग बारी बारी से वर्ग करेंगे, और वर्ग करने के पश्चात हम लोग यहाँ पे ये बताने के लिए ये बताएंगे यहाँ पे कि वो सारा जो वर्ग है ना, वो चाहे तो 3m के रूप में हो या 3m प्लस 1 के रूप में। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग वर्क करते हैं। तो सबसे पहला जो केस है वो लेके चलते हैं, केस 1 के पहला केस में क्या है, a बराबर 3q। प्रश्न में हमारा दिया हुआ है पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ पे वर्ग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग को वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ वर्ग करने के पश्चात ऐसे लिखते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा 3q का स्क्वायर। इधर दोनों तरफ वर्ग कर दिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा 3 का वर्ग, 3 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और q का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा q स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, और यहाँ पे 3q स्क्वायर। ये इस पावर में हम लोग लिख सकते हैं 3 दिया 9, तो 9 को हम लोग 3 गुना 3 में लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसमें लिखा है क्योंकि यहाँ हमारे आसानी से मिल जाएगा 3, और इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं m। तो देखिए, तो पहला रूप आ गया ये 3m, यहाँ पे क्या हो गया 3m, यहाँ पे लिख सकते हैं जहां 3q स्क्वायर बराबर m, ये हो गया। दूसरा केस हम लोग देखते हैं, दूसरा जो केस है ये क्या केस क्या है हमारा 3q प्लस 1। तो यहाँ पे लिख रहे हैं a बराबर 3q प्लस 1। अब इस जगह पे भी हम लोग को क्या करना होगा, वर्ग करते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ वर्ग करने के पश्चात, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग कीजिए। यहाँ पे क्या होगा ये a स्क्वायर, इधर हमारा क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र तो हम लोग जानते हैं ना, a प्लस b का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। पहले हम लोग कक्षा में पढ़ते चले आ रहे हैं, इससे पहले पर अच्छा में पढ़े। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना हो जाएगा 3q गुना b कितना हो जाएगा 1, प्लस क्या होगा b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 9, यहाँ पे क्या होगा हमारा q का स्क्वायर प्लस 2 दिए कितना हो जाएगा 6, 6q प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अगला जो हम लोग को लाना है उसको किस रूप में लाना है,
तो ये हमको 3m+1 के रूप में लाना है। तो 3m+1 के रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, 3 को उभयनिष्ठ कर लेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन किसमें आएगा, क्योंकि यही दोनों संख्याओं में ना 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इसमें से कॉमन लेंगे 3, तो ये क्या बचेगा हमारा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2u² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे +1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बराबर, ये 3 हो गया। और इस पूरा इतना जो संख्या है जो ब्रैकेट के अंदर है उसका क्या हम लोग नामकरण कर देंगे, तो ये हमारा क्या है m, यहाँ पे क्या लिख देंगे m, तो ये हमारा हो जाएगा 3m+1। तो हमारा ये आ गया इस रूप में 3m+1 के रूप में ये आ गया, जो दूसरा केस है। अब हमारे पास बच रहा है कौन सा, तीसरा केस। तो तीसरा केस हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तीसरा केस के लिए केस 3, यहाँ पे केस 3। इस केस में क्या हो जाएगा, तो a बराबर क्या है, तीसरा केस हमारा क्या था 3q+2, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 3q+2। यहाँ पर भी वही प्रोसेस, फिर से वर्क करना होगा, तो यहाँ पे करते हैं वर्क। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क कर देते, तो वर्क करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a², इधर क्या हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसको फिर से हम लोग a+b का होल स्क्वायर के सूत्र में हम लोग विभाजित कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लोग लिख सकते हैं a² क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर, a² प्लस क्या होता है 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे क्या है 3q, a इंटू b क्या होगा 2 प्लस b², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2²। अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पे क्या होगा हमारा q का स्क्वायर प्लस 2 3 6 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 12q प्लस यहाँ पे क्या होगा 4। हम लोग को फिर इसको इसी दोनों फॉर्म में लाना होगा, चाहे तो 3m या 3m+1। इसको अगला प्रोसेस हम लोग क्या करते हैं, 4 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं 9q² प्लस 12q प्लस 3+1, इस तरह से लिख सकते हैं। कुछ लिखिए, अगला स्टेप में हम लोग 4 को लिखे 3+1, ऐसा इसलिए लिखे हम लोग को 3 को कॉमन लेना है। तो इस तीनों में से हम लोग का क्या कॉमन आ जाएगा 3, तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3q², पहला पद। दूसरा जो है यहाँ पे क्या बचेगा 4q प्लस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 3m प्लस 1। तो ये जो हमारा आया 3m+1, ये किस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया। तो हम लोग देखें तीनों कंडीशन को, पहला जो कंडीशन था वो हमारा ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, और तीनों कंडीशन को हम लोग बारी से वर्क किए और हम लोग इस रूप में 3m और 3m+1 के रूप में ला दिए। तो ये आप लोग का ऊपर वाला होमवर्क है, इसको बनाइएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए